Greetings students, I am Meenakshi from Purnamurthy Global School will teach you social studies, and today we will do second chapter of democratic politics. In the last class we had done the first chapter, that is power sharing. Now we will do the second chapter, that is federalism. Federalism. The first thing, federalism क्या होता है? Federalism means dividing the power. Power is divided between central authority and various constituents of the country. जब हम पावर को डिवाइड करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी में, मीन्स जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी की पावर है, जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं फर्दर पार्ट्स में, दैट इज अ फेडरलिज्म, मतलब डिवीजन ऑफ पावर. जैसे कि हमने पावर शेयरिंग में करा था, हम क्या करते थे, पावर्स का डिवीजन करते थे, पावर्स को डिवाइड करते थे. वैसे ही हम अब पावर्स को डिवाइड करेंगे, बट दैट पावर्स इज अकॉर्डिंग टू द लेवल्स. हम लेवल्स में डिवाइड करेंगे. हमने पावर शेयरिंग में क्या करा था, ऑर्गन्स में डिवाइड किया था. जो हमारे ऑर्गन्स थे, जैसे कि लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था या जुडिशरी था, मीन्स लॉ को बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना और उसके ऊपर जजमेंट देना. वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर्स हैं उनको लेवल्स में डिवाइड करेंगे. अब हमने यहाँ पे बोला डिवाइडिंग द पावर्स बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. हम क्या करेंगे, पावर को दो या दो से ज़्यादा लेवल में डिवाइड करेंगे. वो क्या होगा हमारा फेडरलिज्म. जब हम पावर को दो या दो से ज़्यादा लेवल में डिवाइड करते हैं, वो होता है फेडरलिज्म. सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लेवल्स में हमने पावर शेयरिंग करा था, पावर को शेयर करना. अब फेडरलिज्म मीन्स पावर को डिवाइड करना लेवल्स में. नेक्स्ट हम बोलते हैं यूजुअली फेडरलिज्म के क्या होते हैं, दो लेवल होते हैं. नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, फेडरलिज्म के दो लेवल होते हैं. और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, इट इज डिसाइडेड दैट देयर विल बी टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट करेंटली देयर आर थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ये भी हमारा जो पार्ट है, ये भी थर्ड लेवल में ही आता है. ये पूरा थर्ड लेवल का पार्ट है. अब हमारे पावर की जो पावर शेयरिंग में जो लेवल्स डिवाइड होंगे वो कैसे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट अपने अंदर फर्दर क्या लेती है, पंचायत. वो लोकल गवर्नमेंट में ही एग्जिस्ट करते हैं. तो हमारा क्या है फेडरलिज्म में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले फेडरलिज्म का मीनिंग. फेडरलिज्म क्या होता है, हम बोलते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. हमने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे डिसाइड करा था कि इंडिया फेडरल कंट्री होगी. यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा. मीन्स पावर डिवाइड होगी, एक पर्सन के हाथ में नहीं होगी. तो वही हमने करा, डिवाइडिंग द पावर इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स में. और लेवल हमने क्या डिसाइड करे, एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट. तीन लेवल हमने डिसाइड करे. बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब हमने ये सोचा था कि हमारे दो लेवल ही होंगे. फर्दर ये तीन लेवल कैसे हुए वो हम आगे करेंगे. देखो नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. हर एक चीज के फीचर्स होते हैं. कोई भी चीज हम करते हैं उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं. अगर हम एक नया फोन ले रहे हैं, उसमें भी हम फीचर्स देखते हैं कि उसकी स्क्रीन कैसी है, उसमें सॉफ्टवेयर कैसा है, किस तरह से वो प्रेफरेबल क्यों है आपके लिए. सेम हमारे फीचर्स होंगे फेडरलिज्म के. फेडरलिज्म में क्या फीचर्स होते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दो या दो से ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट के, दो या दो से ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट के, वो क्या होता है हमारा फेडरलिज्म. डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम. जो डिफरेंट टायर्स हैं गवर्नमेंट के, different tiers of the government govern the same, that each citizen but each government has the power independent of the others. अब जो टायर्स हैं, टायर्स का मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं,
लेवल्स हैं, लेवल्स अभी हमने करे, कौन से थे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये टायर्स जो है दे आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये हर काम के लिए पहले परमिशन लेंगे, कुछ पावर्स इनकी अपनी भी है, कुछ अथॉरिटी इनकी अपनी भी है। इनको कुछ अथॉरिटी ऐसी है जो मिली हुई है जिससे रिलेटेड डिसीजन ये खुद लेते हैं, बिकॉज देयर इज अ decentralization. Decentralization means power not in the hand of one person, power is divided among the different person. Third हमने क्या करा? The fundamental provision. The fundamental provision of the constitution cannot be changed by one level of government. जो fundamental provisions हैं, जो भी हमने अपने provisions बना रखे हैं, वो एक level change नहीं कर सकता, एक लेवल चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए परमिशन चाहिए सबकी। अगर कोई भी प्रोविजन को चेंज करना है, कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन जो चेंज करने हैं, वो एक लेवल नहीं चेंज कर सकता, उसके लिए सबकी परमिशन चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता वो वर्क। फोर्थ हम बोलते हैं द जुडिशरी प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल रीजन गवर्नमेंट एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर प्रिजर्व्स। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी का काम क्या होता है? जजमेंट देना, मतलब जज करना, किसी भी चीज को जजमेंट देना। तो वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको प्रिवेंट कौन करेगा? हमारी जुडिशरी। हमारी जुडिशरी क्या करेगी? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट के बीच में, या वो अपनी पावर को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मींस अगर वो अपनी पावर का अच्छे से यूज नहीं कर रहे, या फिर वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, देन जुडिशरी विल वर्क ओवर दैट। देन हु विल वर्क ओवर दैट? जुडिशरी। कौन काम करेगा उसके लिए? जुडिशरी। ये तो हमने 4 पॉइंट करे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब हमने क्या बोला? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब क्या हमने बोला? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सोर्स क्या है रेवेन्यू का? मीन्स हमारी जो इनकम है, इनकम जो आएगी फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड। मतलब जो भी इनकम हमारी आनी है, स्टेट की इनकम है, कितनी वो अपने पास रखेंगे, कितनी वो सेंटर को देंगे, किस तरह से वो सिटीज में डिवाइड करेंगे, कितना वो बजट बना रहे हैं, किस तरह से उस पर वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो पहले से ही स्पेसिफाइड है। उसको बार बार स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से वर्क नहीं करना है। ये तो थे हमारे फीचर्स फेडरलिज्म के। एक बार हम दोबारा से देखेंगे सारी चीज। सबसे पहले हमने क्या करा? मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या करा? मीनिंग करा, जिसमें हमने क्या बोला? डिवीजन ऑफ पावर इन 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जब हम पावर को डिवाइड करते हैं 2 या 2 से ज्यादा लेवल पे। नेक्स्ट हमने बोला कि जो हमारा फेडरेशन है, मींस जो हमारा फेडरेशन है बेसिकली वो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होता है पूरे एंटायर कंट्री में। और हमने ये भी बात करी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एट द वेरी स्टार्टिंग ये डिसाइड हुआ था कि कंट्री में 2 लेवल होंगे गवर्नमेंट के, और वो उस टाइम के 2 लेवल कौन थे? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये 2 लेवल थे जो पहले डिसाइड हुए थे कि ये 2 लेवल होंगे। इसके बाद हमने क्या करा? इंडियन फेडरलिज्म को किस पार्ट में रखा? जो करंट है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पूरी कंट्री में रूलिंग करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट है और वो पूरे स्टेट पे वर्क करती है। लोकल गवर्नमेंट जो सिटीज की गवर्नमेंट है और इसके अंदर पंचायत ही आती है। तो ये तो हमारा मीनिंग था फेडरलिज्म का। इसके बाद हमने कुछ फीचर्स भी करे थे। फीचर्स में क्या था? 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा लेवल। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। टायर्स में क्या आता
उसके कहने से चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उससे वो चेंज नहीं हो सकते। फोर्थ हमने करा जुडिशरी, जो हमारा जुडिशरी पार्ट है वो क्या करेगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गए या कोई भी अपनी पावर को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उस पे वर्क करेंगे। फिफ्थ हमने क्या करा, रेवेन्यूज का, जितने भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो क्या होंगे, क्लियरली स्पेसिफाइड होंगे और वो इंश्योर करेंगे कि किसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसी है, वो पहले से ही स्पेसिफाइड है कि किसको कितना मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। अगर किसी स्टेट की इनकम आ रही है तो कितनी वो अपने पास रखेगा, कितनी वो सेंटर को देगा। ये तो हमने पहले करा। अब हमारा आता है काइंड ऑफ फेडरलिज्म। अब इसमें हम दो चीजें करते हैं, एक तो कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर साथ आओ, होल्डिंग टुगेदर होल्ड करके रखना। इफ आई एम होल्डिंग दैट मीन्स मैंने ये मार्कर क्या करे, होल्ड करके रखे हुए, दैट इज अ होल्डिंग टुगेदर। अगर मैं ये बोल रही हूँ हम साथ आगे काम करेंगे, वी विल डू एज अ कमिंग टुगेदर। सो सबसे पहले हमने क्या करा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। काइंड ऑफ फेडरलिज्म, काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म, there are two kinds of federalism, that is coming together and holding together. Coming together means आना एक साथ और उसको वर्क करना। होल्डिंग टुगेदर मीन्स एक तरीके से उसको होल्ड करके रखना, मतलब पकड़ के रखना। सो फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में हम क्या करते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। मतलब जितने भी स्टेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी पावर्स भी इक्वल रहती हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। बेसिकली कहाँ पे परफॉर्म होता है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे नेशन है जहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यूज होता है या कमिंग टुगेदर फेडरेशन इम्प्लीमेंट होता है। एक बार दोबारा से करते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दैट इज व्हेन द ऑल द इंडिपेंडेंट स्टेट या और यू कैन से व्हेन सम इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर, एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं, दैट इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इसमें हम बेसिकली इनको क्या फायदा होता है, इनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अगर मिल रहे हैं, अगर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन मिलेंगे तो टीम स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सेम इसमें होता है। ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर। एक कंट्री क्या करती है, अपनी पावर को डिवाइड करने का डिसीजन लेती है, वो क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर, दैट इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अ लार्ज country decide to divide its powers between the constituent states and national government, या फिर गवर्नमेंट के साथ जब वो डिसाइड करते हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, अपने आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अपनी पावर्स को डिवाइड करेंगे। अब बेसिकली ये क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, some unit are granted equal powers। अब इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है, जैसे कि इंडिया है। इंडिया में क्या है, हमने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, अपनी पावर्स को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल में हमने क्या करा, पावर्स को डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा उससे कि हम और पावरफुल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी इन दोनों के साथ वर्क करने की भी। सो दैट इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एंड इसमें क्या होता है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, यहाँ ये कंट्रीज हैं जिसपे ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। हम अब क्या बोलते हैं, इंडिया को कैसे फेडरल कंट्री बनाया जाता है या क्या इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटिंग
हम टू टायर्स गवर्नमेंट, मतलब टू टायर्स गवर्नमेंट करेंगे, जो क्या होगी, एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी क्या होगी स्टेट गवर्नमेंट। एक क्या होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी क्या होगी स्टेट गवर्नमेंट। ये डिसाइड हुआ था एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वन ने क्या करा, जब थर्ड टायर आया, मतलब जब लास्ट वन ने क्या करा, थर्ड टायर को भी इंट्रोड्यूस किया। वो क्या, उसमें क्या आया, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत बेसिकली परफॉर्म होती है रूरल एरिया में और म्युनिसिपैलिटी परफॉर्म होती है अर्बन एरियाज में। तो इससे हमने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। सो पहले हमारे पास कौन से थे, दो टायर्स थे। कौन से थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट। लेटर हमने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, थर्ड टायर को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्या होगा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। और इसमें हमने क्या बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स। अब उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 3 लिस्ट। अब इसके बाद क्या करें, लिस्ट बनी, लिस्ट बनी, उसमें उन्होंने क्या करा कि डिसाइड करा कि कैसे पावर्स को डिवाइड किया जाएगा यूनियन और स्टेट में। अब देखो, सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं यूनियन का। हम क्या कर रहे थे, यूनियन लिस्ट। अब हमारी जो लिस्ट है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या आती है, यूनियन लिस्ट। अब इन लिस्ट के साथ साथ क्या स्पेसिफाइड है, इनकी वर्किंग भी स्पेसिफाइड है। अगर कोई एक लिस्ट में लिखा हुआ है कि ये पर्सन इस पे वर्किंग करेगा, तो वो पर्सन उसी पे ही वर्किंग करेगा, चाहे वो किसी भी लेवल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करें, यूनियन लिस्ट से। दैट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब हम क्या बोलते हैं, यूनियन को जैसे अगर हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल पार्ट लेते हैं, अगर हम बोल रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, नेशनल लेवल पे वर्क करना। तो इसमें क्या होंगे, सारे सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंक्लूड होंगे। दैट इंक्लूड्स डिफेंस, डिफेंस ऑफ द कंट्री, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। फॉरेन अफेयर्स, कोई भी इंडिया के बाहर हमने आउटसाइड द कंट्री कोई भी वर्किंग करनी है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारी करेंसी जो है वो कौन इशू करता है, आरबीआई, और ऑथराइज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है तो करेंसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगी। तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आएंगे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। अब हमें ये सारी चीजें किसमें आएंगी, हमारी यूनियन लिस्ट, जो हमारी क्या है, ऐसी लिस्ट विच इज रिलेटेड टू द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि नेशन से इंपॉर्टेंस रखती है। एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दिस मैटर। इसके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है दैट द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लिस्ट है उसी लिस्ट में जो जो चीजें हैं वही पर्सन उस पर वर्किंग करेंगे। अगर यूनियन लिस्ट में जिसका नाम लिखा हुआ है तो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, इस तरह से ही लॉज बने हुए हैं। तो ये भी क्या प्रिस्क्राइब है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इनसे सारे जितने भी थे, चाहे वो डिफेंस था, चाहे वो बैंकिंग था, चाहे वो कम्युनिकेशन था या फिर करेंसी थी, फॉरेन अफेयर्स थे, इनसे रिलेटेड दे कैन टेक अ डिसीजन, अलोन डिसीजन, अकेले ये डिसीजन ले सकते हैं। दे हैविंग अ राइट टू टेक अ अलोन डिसीजन, अकेले वो डिसीजन ले सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेट लिस्ट। अब हम क्या बात करते हैं, जैसे कि हमने बात करी यूनियन गवर्नमेंट की, फिर हमने बात करी स्टेट गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट लिस्ट दैट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे हमने स्टेट भी लिया और लोकल इंपॉर्टेंस भी लिया। क्यों लिया, यूनियन लिस्ट में तो हमने सिर्फ सेंटर लिया था। इसका रीजन ये है कि जो स्टेट होता है उसका काम क्या होता है, पूरे स्टेट को मैनेज करना। उसमें सिटीज भी आती हैं और पूरा स्टेट भी आता है। तो हमने क्या बोला, स्टेट लिस्ट में क्या होगा, स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, जो स्टेट की इंपॉर्टेंस भी है और
लोकल लेवल पे भी, मतलब सिटीज लेवल पे भी इंपॉर्टेंस है। दैट इंक्लूड्स पुलिस, ट्रेड, ट्रेड मीन्स बिजनेस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीजें इसके अंडर आती हैं। किसके अंडर? स्टेट लिस्ट के अंदर, चाहे वो पुलिस हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो। अब यहाँ पे आप सोचोगे ट्रेड और कॉमर्स क्यों लिखा हुआ है? ट्रेड मीन्स आउटसाइड द कंट्री, कॉमर्स मीन्स इनसाइड द कंट्री, सो से एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सारी चीजें रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन। अब क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट? जो है स्टेट गवर्नमेंट, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हमने बात करी यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी? जितने भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड लॉज बनाएगी। सेम स्टेट गवर्नमेंट अपने इन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाएगी। अगर आपने देखा होगा पुलिस है, जैसे हम पुलिस का एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस में क्या होता है? हम डिफाइन करते हैं दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, तो क्या हुआ? वो स्टेट के अंदर है क्योंकि वो स्टेट का पार्ट है। अगर वो स्टेट का पार्ट ना होता तो इंडिया लिखा होता, बट वो स्टेट का पार्ट है और उनसे रिलेटेड कोई भी लॉज बनने हैं, कोई भी डिसीजन लेने हैं, वो कौन लेगा? स्टेट, क्योंकि वो किसका पार्ट है? स्टेट का। नेक्स्ट, आफ्टर these two lists, we will do the third one, that is the concurrent list. concurrent list, उसके बाद हम थर्ड कौन सी करेंगे? concurrent list. अब इसमें क्या आएगा? concurrent list that includes the subject related to the both, जो कि दोनों की इंपॉर्टेंस में हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, तो वो किसके अंदर आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एजुकेशन, एजुकेशन हमारी कंट्री के लिए कॉमन इशू है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा? एजुकेशन। फॉरेस्ट, अब हम फॉरेस्ट पे ही वर्किंग करते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरह के फॉरेस्ट है, हमने 7th क्लास में करा था, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट भी कैसे मेंटेन करने हैं, कैसे वर्किंग करनी है, कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, उनके सर्वेस जो करने हैं, सब कुछ दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, चाहे वो स्टेट है चाहे वो लोकल है, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन मीन्स जो यूनियन बनती है, कॉमर्स मीन्स बिजनेस से रिलेटेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ऐसी सारी चीजें, चाहे वो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं होता कि स्टेट वाला स्टेट में मैनेज करेगा या फिर सिटी वाला उसी सिटी में ही मैनेज करेगा। दैट कैन बी वेरी पर्सन टू पर्सन, उनकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सेम एजुकेशन भी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, हर एक चीज क्या करती है? पर्सन के प्रेफरेंस पे। तो इसमें ऐसा नहीं होता किसी एक लोकल बॉडी का या किसी स्टेट का या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इंटरेस्ट हो, इसमें दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होता है और ये पब्लिक के लिए होती है, तो ये किस में आएंगी? कॉन्करेंट लिस्ट में। बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। अब हमने पहले करा यूनियन गवर्नमेंट यूनियन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाएगी, बट जो चीजें, जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे उसको कौन बनाएगा? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके, मींस कंबाइनली दे विल मेक द लॉज फॉर बोथ ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट आती है हमारी रेजिडरी लिस्ट। अब इसमें क्या होता है? जो भी चीजें रह गई, दो सब्जेक्ट्स which are not mentioned in any of the 3 list or any other matter that is under the passage of time or that is in the residuary list, जो सेंट्रल लिस्ट में मीन्स यूनियन लिस्ट में नहीं आए, जो स्टेट लिस्ट में नहीं आए, जो कॉन्करेंट में नहीं आए, वो सारे यहाँ पे। और कई बार ऐसा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं, चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, तो वो सारा यहाँ पे कवर होता है। लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पहले क्या था? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं थी या उससे रिलेटेड हमारी वर्किंग नहीं थी, तो हमने उसको किसी भी लिस्ट में नहीं डाला। तो अब जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो क्या आ गया? रेजिडरी लिस्ट में। अरे जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या था? ये हर जगह अप्लाई होते हैं, बट अगर हम अभी की बात करें, जम्मू और
नेक्स्ट आता है द टेरिटरीज आर रन बाय द गवर्नमेंट। अब जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, अगर नाम से हम सोचे, नाम में क्या है, यूनियन है, तो यूनियन टेरिटरी मतलब कौन चलाएगा उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम यूनियन गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वैसे ही जो यूनियन टेरिटरीज है वो किसके अंडर आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। नाउ द नेक्स्ट थिंग, फॉर एनी चेंज एटलीस्ट 2/3 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी एग्री। अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, एज आई टोल्ड यू हाउ टू मेक द लॉ, किसी भी लॉ बनाने के लिए हमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं। तो सेम वे फॉर एनी चेंज इन द लॉ और एनीथिंग 2/3 मेंबर्स, वहां पे जितने भी प्रेजेंट हैं उसके 2/3 मेंबर्स एग्री करने चाहिए, मतलब वो एग्री करने चाहिए कि वो उस लॉ से, वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे एग्री करते हैं तो ही वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। In case of any dispute between central and state government for the division of powers, the High Court and Supreme Court make a decision. अब देखो, कोई भी dispute होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसके बीच में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। कौन रिजॉल्व करेगा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये तो हमने क्या करी लिस्ट। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अभी तक हमने क्या करा था, फेडरलिज्म करा था, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। देखो, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर। अब देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे घर में भी अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको कोई काम देते हैं, जो हमें पता है वो कर सकते हैं। तो सेम क्या होता है, यहाँ पे भी होता है। हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, हो सकता है कोई स्टेट बहुत छोटा है, हो सकता है कोई स्टेट बहुत बड़ा है, तो हमें पावर्स का भी डिवीजन अकॉर्डिंगली करना पड़ता है, हमें मनी का डिवीजन भी अकॉर्डिंगली करना पड़ता है, हर चीज़ का डिवीजन अकॉर्डिंगली ही करना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर। जितने भी इंडिया के स्टेट हैं उनके पास इक्वल पावर नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट on its own change power sharing, there need approval of both house, that is Lok Sabha and Rajya Sabha with the at least 2/3 majority. अब देखो जो पार्लियामेंट है, नॉर्मल अगर हम बात करें एक लॉ कैसे बनता है, एक लॉ बनाने का बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जो भी लॉ बनाना है उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, मान लो फाइनेंस से रिलेटेड लॉ बनाना है, उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, सबसे पहले उस लॉ को पूरा वो मेंशन करते हैं, हर एक चीज़ क्या लॉ है, क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा, कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, अगर वायलेशन होता है तो क्या पेनल्टी होगी, क्या अगर जेल होगी तो कितने ईयर्स की होगी, किस तरह से उसको फॉलो किया जाएगा, हर एक चीज़ सबसे पहले तो वो लिखते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें इन फ्रंट ऑफ लोकसभा रखी जाती हैं। अगर उसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट मतलब 2/3 मेजॉरिटी होती है तो फर्दर वो कहाँ जाती है, राज्यसभा के पास, और सेम प्रोसीजर राज्यसभा में भी फॉलो होता है। से भी एग्रीड हो जाता है तो वो कहाँ जाती है, प्रेसिडेंट के पास फॉर द सिग्नेचर्स। कहाँ जाती है, प्रेसिडेंट के पास फॉर द सिग्नेचर। सिग्नेचर पर्पस के लिए किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। तो सेम इसमें है कि पार्लियामेंट अपने आप से कोई भी पावर शेयरिंग नहीं कर सकता, उसको दोनों हाउस से, जो भी हमारे दो हाउस है दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चेंजेस कर सकता है। दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा, बेसिकली हमारे पार्लियामेंट में तीनों चीजें ही आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। द जुडिशरी oversee the implementation of constitutional provision and procedures। अब हमने पावर शेयरिंग में क्या करा था, एक बार हम याद कर लेते हैं। पावर शेयरिंग में हमने एक चीज करी थी, वो क्या थी, लेजिस्लेचर मतलब
मेकिंग, एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंटिंग, एंड जुडिशरी मतलब जजमेंट। ये तीन चीजें हमने करी थी। अब हमने क्या बोला, द जुडिशरी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। अब जुडिशरी क्या करेगी, लेजिस्लेचर में तो हमने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव में इम्प्लीमेंट कर दिया, जुडिशरी का काम क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना कि वो प्रॉपर है या नहीं है, कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा या कुछ भी गलत तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए जजमेंट देना। तो सेम यहाँ पे भी काम यही है जुडिशरी का, कि जुडिशरी का क्या करेगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को या उसकी जो प्रोविजन है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये काम किसका होगा, जुडिशरी का। ये तो हमने करा कि पहले फेडरलिज्म क्या होता है, इंडियन फेडरलिज्म क्या होता है, या फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं। और सबसे मेन चीज जो हमारी लिस्ट है, आपको ये याद रखना है, जो भी हमारी लिस्ट है वो लिस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ बोर्ड, या जो हम बोल सकते हैं न्यू एग्जाम पैटर्न, देयर विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है सब्जेक्ट्स देके कि ये सब्जेक्ट्स कौन सी लिस्ट से बिलोंग करते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उसको बताओ। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर आपसे पूरी लिस्ट भी पूछी जा सकती है, बट 1 मार्क्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कहते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अब फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म फॉलो होता है 2 लेवल के, 3 लेवल के, ये सारी चीजें, बट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। द रियल सक्सेसेस ऑफ फेडरलिज्म इज India can be attributed to the nature of democratic politics in our country। अब बेसिकली सारी चीजें क्या करती हैं हमारे नेचर पे, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कैसी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, तो सारी चीजें किस पे वेरी करेंगी, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स पे। तो अब ये फॉलो कैसे होगा, ये भी सारा हमारा नेचर पे डिपेंड करता है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, लिंग्विस्टिक ऐसा होता है, लिंग्विस्टिक वो होता है। लिंग्विस्टिक इज बेसिकली अबाउट द लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक इज बेसिकली अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स। अब हमने इसमें क्या करा, इन 1947 व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, जब हमें क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस, the boundaries of the several old states of India were changed in order to create a new state। अब जो बाउंड्रीज थी कुछ स्टेट की वो चेंज की गई in order to create a new state। एक नया स्टेट बनाने के लिए सबकी बाउंड्रीज को कुछ स्टेट्स के बाउंड्रीज को चेंज किया गया। उसका रीजन क्या है, this was done to ensure that the people who spoke the same language, people who spoke the सेम लैंग्वेज, मतलब जो पर्सन एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, लिव इन द सेम स्टेट। मान लो कि अगर हम तमिल बोलते हैं तो एक ही स्टेट में रहें, अगर हम मराठी बोलते हैं तो एक ही स्टेट में रहें, अगर हम पंजाबी बोलते हैं तो वो एक स्टेट में रहें। इस तरह से उन्होंने क्या करा था, बाउंड्रीज को चेंज करा था, जिससे क्या हो, जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहें। अब दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। दो बेसिस लिए हमने, लैंग्वेज और कल्चर, दो चीजों को बेस दिया, वो क्या था, लैंग्वेज एंड कल्चर। अब वो कैसे किया हमने सबसे पहले बोला बाउंड्रीज चेंज करी, जो पर्सन थे उनको सेम स्टेट में रखा, जो सेम लैंग्वेज बोलते थे, बट उसको करने का एक मोटिव था, या एक हमने वे लिया, दैट इज अ लैंग्वेज एंड कल्चर। दीज includes states like नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। अब ये पॉइंट जो है ये क्या है, एक 1 मार्क क्वेश्चन।
कौन से ऐसे स्टेट थे जो लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे थे? क्या है? नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये क्या है? पद्मा कोश। ये आपको पता होना चाहिए। विच स्टेट आर एज पर द लैंग्वेज एंड कल्चर? दैट इज नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये स्टेट लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे हैं। अब लैंग्वेज पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगी? सबसे पहले हमने बोला लैंग्वेज पॉलिसी। आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as an official language, but it is the mother tongue of only 40% Indians. अब ऑफिशियली तो हमने बोल दिया, हम बहुत बार बोलते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी क्या है हमारी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी क्या है हमारी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश क्या है हमारी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। बेसिकली ये क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफिसेज में या गवर्नमेंट वर्किंग में या जो वर्किंग होती है उसमें यूज होती है। बट हम इन एक्चुअल बोलते हैं कि हिंदी को हमने बोल तो दिया, आइडेंटिफाई तो कर लिया ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट अगर हम एक्चुअल डाटा निकालें तो सिर्फ 40% इंडियन, 1 मार्क क्वेश्चन दोबारा से, 40% इंडियंस जो हैं वो हिंदी को एज ए मदर टंग मानते हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियन टेक हिंदी एज अ मदर टंग? 40%, 1 मार्क क्वेश्चन, रिमेंबर दैट। सो लैंग्वेज पॉलिसी को भी इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया कि लैंग्वेज तो हमने बना दी ऑफिशियली, बट वो ऑफिशियली प्रमोट नहीं हो पाया। नेक्स्ट आता है हमारा बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस, मींस in total 22 languages are there in the constitution. हिंदी, सिंधी, मराठी, ऐसी बहुत सारे लैंग्वेज है। ऐसे 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मान लो कि हमने क्या बोला, हरियाणवी, हरियाणवी से बोलो, ये कोई लैंग्वेज है बट फिर भी हरियाणा में बोली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, फिर भी हरियाणा में मानी जाती है, ऑफिशियली मानी जाती है या फॉलो होती है। तो इसी तरह से हम ये बोलते हैं कि हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज तो बना दिया, बट हुआ क्या, 40% इंडियंस हैं जो क्या बोल रहे हैं, हिंदी। और इन टोटल हमारे पास 22 तो लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। इसके बाद स्टेट में अपनी अपनी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। एंड इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं वर्किंग में इंग्लिश का यूज होता है। इसका भी एक रीज़न था, इसका एक बेसिक रीज़न ये था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, जो साउथ इंडिया के पर्सन थे लाइक तमिल्स थे या कन्नड़ थे, उनको हिंदी इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, इंग्लिश को ऑफिशियल सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ट्रीट किया, जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होगी। ठीक है, वो किस लिए यूज होगी, ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो इन टोटल हमारे पास कितनी लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 लैंग्वेज, एंड वन ऑफ देम इज हिंदी। नेक्स्ट आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर क्या होता है, स्टेट क्या होता है, मतलब हमारी सेंट्रलाइजेशन जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनका रिलेशन कैसे बनेगा। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज also strengthened federalism in India। अब इनकी जो वर्किंग है या फिर जो इनकी पावर शेयरिंग है वो क्या बनाती है, स्ट्रेंथ करती है फेडरलिज्म को, ठीक है, और भी मजबूत बनाती है फेडरलिज्म। आफ्टर 1990 the period saw that the rise of regional political parties in many states and also beginning of the era of coalition government at the center, which make difficult for the central government to dismiss the state government in non-democratic manner। अब मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी एट द वेरी स्टार्टिंग कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, then it was decided कि there will be 2 levels of government, one is of center, one is state। but अगर हम 1990 की बात करें, 1990 के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक तो वो वहाँ पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज अगर आपको याद हो, रीजनल पार्टीज क्या होती हैं, जो किसी एक स्टेट को
को बिलोंग करती हैं। लाइक अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये तो क्या है, नेशनल पार्टी है। बट अगर हम क्या बात कर रहे हैं, बीएसपी है या फिर इनेलो है, ये सारे क्या है, रीजनल पार्टीज है। मतलब ये क्या बिलोंग करती है, एक पर्टिकुलर स्टेट को। तो जो भी पार्टी एक स्टेट को बिलोंग करती है वो क्या है, रीजनल पार्टी है। और आफ्टर 1990 ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी कि रीजनल पार्टीज बढ़ती जा रही थी और क्या आ रहा था, कोएलिशन गवर्नमेंट, अलायंस स्टार्ट हो रहे थे। कोएलिशन गवर्नमेंट मींस व्हेन 2 or more parties join together and make a new government, that is a coalition government। तो उन्होंने क्या करा, उस टाइम पे जितनी पार्टीज थी वो क्या करती थी, रीजनल पार्टी स्टेट के कुछ नेशनल पार्टीज के साथ मिलके गवर्नमेंट बना लेती थी। तो उस टाइम पे सेंटर के लिए एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम क्या थी कि हम स्टेट को डिसमिस नहीं कर सकते नॉन डेमोक्रेटिक मेथड में, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। हमने पहले डिसाइड कर रखा है कि पावर शेयरिंग होगी या हमें लेवल्स में अथॉरिटीज में पावर दी जाएगी, तो हम स्टेट को कैसे डिसमिस कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, थर्ड लेवल को इंट्रोड्यूस करा, लोकल लेवल, उसको इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर 1990 कौन सा लेवल इंट्रोड्यूस किया गया, थर्ड लेवल। अगेन वन मार्क क्वेश्चन, क्यों किया गया, ड्यू टू द राइज इन द रीजनल पार्टीज एंड कोएलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन में आपको पहले से ही बता रही हूँ, लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। जब पावर्स एक पर्सन के हैंड में नहीं होती या पावर्स की डिवीजन होती है डिफरेंट पर्सन्स के साथ या डिफरेंट अथॉरिटी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिवीजन ऑफ पावर्स। अब हमने यहाँ पे क्या करा, when power is taken away from the central state government and given to the local government, it is called as decentralization। अब हमने क्या करा था, पहले तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेते थे, एक स्टेट गवर्नमेंट ले लेते थे। बट जब हमने देखा 1990 के बाद, जब हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोएलिशन गवर्नमेंट हो रही है या फिर रीजनल पार्टीज बढ़ती जा रही हैं, तो हमने थर्ड लेवल को भी इंट्रोड्यूस करा और प्रॉपरली डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करा। किस तरह से इम्प्लीमेंट करा डिसेंट्रलाइजेशन को, कि हमने पावर्स, कुछ पावर्स को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। किसको दे दिया, लोकल गवर्नमेंट। इसलिए सो द नीड अराइज बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज व्हिच हैव बीन सेटल्ड एट द लोकल लेवल। अब ये क्यों करें, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे जिसपे हमें क्या करना था, लोकल लेवल पे वर्क करना था। सो पीपल हैव बेटर नॉलेज और ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देयर लोकेशन। तो इसके बाद क्या होगा, अगर लोकल लेवल गवर्नमेंट होगी, अगर लोकल लेवल गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा, हमें पता है हमें अपनी प्रॉब्लम्स को कहाँ पे शेयर करना है, हमारे इश्यूज जो है वो कहाँ रिजॉल्व होंगे, या फिर कौन ऑथोराइज्ड पर्सन है, इवन दो कौन आंसरेबल पर्सन है, क्योंकि हमें ये भी पता है हमने काम किसको दिया था, उसकी अथॉरिटी किसके पास है, तो वही पर्सन क्या है, आंसरेबल भी है उसके लिए। तो इसके रीजन था कि लोकल लेवल में डिवाइड करना। एंड बिफोर 1992 लोकल बॉडीज वर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। अब वो किसके अंडर आई, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल बॉडीज में हम किसको लेते हैं, सिटीज को, म्युनिसिपैलिटीज को, पंचायत को, तो वो किसके अंदर आएंगे, स्टेट के अंदर, क्योंकि स्टेट को तो अल्टीमेटली मैनेज करना है। So regular elections were not held. The local bodies did not have any resource of power of their own. अब रेगुलर इलेक्शन भी नहीं हो रहे थे, लोकल बॉडीज को अपनी पावर्स भी नहीं दी जा रही थी, तो वो क्या कर रहा था, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो आफ्टर 1992 the constitution was amended to make three tier of democracy to make पावरफुल एंड इफेक्टिव डेमोक्रेसी। थर्ड टायर को इंट्रोड्यूस करा, जिससे क्या होगी, डेमोक्रेसी पावरफुल भी होगी और इफेक्टिव भी होगी। अब क्या होगा, द स्टेप टेकन आर, अब कौन से स्टेप्स लिए, मतलब क्या क्या किया गया। सबसे पहले इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। अब क्या होता था,
पहले हम नॉर्मली इलेक्शन अगर बोल रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होंगे, तो वो क्या होंगे, एमपी के मतलब लोकसभा के इलेक्शन। अब क्या हुआ, लोकल बॉडीज के लिए भी, जैसे हम एमएलए बनाते हैं उनके लिए भी इलेक्शन हुए, विधानसभा इलेक्शन, वो भी स्टार्ट किया। क्यों, ताकि उनके पास भी अपनी पावर्स हो, उनको भी अपने अथॉरिटीज को मैनेज करना आ सके और वो अपनी अथॉरिटीज पे प्रॉपरली वर्क कर सके। सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो एससीज थे या एसटीज थे या कोई भी ऐसी क्लासेस थी, उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई। जैसे कि हमने बोला कि कुछ परसेंट वुमेन्स के लिए है, कुछ परसेंट एससीज के लिए है। जैसे कि हमने 9th में करा था वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, उसमें हमने देखा था कि 27% जो सीट्स है वो रिजर्व है एससीज के लिए। तो इस तरह से सीट्स रिजर्व के लिए एटलीस्ट 2/3 ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। अभी मैंने आपको बताया था कि एससी एसटीज के लिए भी, वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व की गई। तो 2/3, किसी भी उसका 2/3 पार्ट जो है वो किसके लिए रिजर्व किया गया, वुमेन्स के लिए। किसके लिए रिजर्व किया गया, वुमेन्स के लिए। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state. अब क्या था, सबसे पहले अगर हम ECI की बात करें, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में करा था हमने 9th में ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ये क्या था, वर्क करता है, बट इसने क्या करा, इसको अपने आप को स्टेट बेस पे भी बना दिया, मतलब हर स्टेट में अलग से मैनेजमेंट हो। नेक्स्ट हमने क्या करा, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। अब जब हमने लोकल बॉडीज बनाई है, जब हमने लोकल बॉडीज पे वर्क करना है, तो क्यों ना उसको पावर्स भी दी जाए। तो स्टेट को क्या बोला गया, आपको कुछ पावर अपनी शेयर करनी है, किसके साथ, लोकल बॉडीज के साथ। किसके साथ करनी है, लोकल बॉडीज के साथ। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रूरल लोकल गवर्नमेंट। अब हम इतनी बारी लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात तो कर रहे हैं, अब हमारी गवर्नमेंट अर्बन एरिया में अगर है, सिटीज में अगर है, तो रूरल एरिया में भी वर्क करेगी। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, देखो नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज या फिर हम पंचायत बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 3rd टायर में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत। तो सेम म्युनिसिपैलिटीज कहाँ पे होती है, अर्बन एरिया में, और पंचायत कहाँ पे होती है, रूरल एरिया में। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे हम, पंचायती राज। क्या बोलेंगे, पंचायती राज। अब ये जो पंचायती राज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है रूरल गवर्नमेंट, पंचायती राज। कौन सा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। अब ये होते क्या है, वेरी फर्स्ट थिंग, ग्राम पंचायत, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एंटायर विलेज। ग्राम पंचायत मतलब जो डिसीजन मेकिंग बॉडी किसकी है, एक पूरे विलेज। नेक्स्ट आती है पंचायत समिति। अब ये क्या है, इसी ऐसे ही लेवल इनके बढ़ते जाएंगे। A few ग्राम पंचायत are grouped together to form what is usually called as पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। Again one mark question, पंचायत समिति को क्या बोला जाता है, और ब्लॉक और मंडल। और पंचायत समिति बेसिकली होती क्या है, जब हम कुछ ग्रुप ग्राम पंचायत के एक साथ मिला देते हैं, वो क्या बन जाती है, पंचायत समिति। तो ये इससे बड़ा हो गया, ये क्या है, इससे भी बड़ा हो जाता है। All the पंचायत समितिज और मंडल्स इन a district together form a जिला परिषद। अब हमने क्या करा, एक विलेज, कुछ विलेज, सारे विलेज, सिंगल विलेज कर लिया, नंबर ऑफ विलेजेस कर लिया, ऑल द विलेजेस। सो स्मॉल, बिग, बिग। अब नेक्स्ट हमने क्या बोला, जिला परिषद। मोस्ट ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। जितने भी हमारे जिला परिषद होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। अब देखो हमने इसको एक फ्लो चार्ट बना रखा है। जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जो है वो किसके अंडर होती है, पंचायत समिति के। पंचायत समिति किसके अंडर होती है, जिला परिषद के। और जिला परिषद क्या होता है, एक पूरे विलेज
तो सबसे बड़ा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट करा था, वैसे ही क्या होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, इन लार्ज अर्बन एरिया देयर आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन स्मॉलर अर्बन एरिया देयर आर म्युनिसिपल कमेटीज। आपने सुना भी होगा कि जो बड़े अर्बन एरियाज है, लाइक हमारी जो मेट्रो सिटीज है, एग्जाम्पल दिल्ली है, वहाँ पे क्या होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो स्मॉल अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है म्युनिसिपल कमेटीज। ये चीज आपको याद रखनी है, इट कैन बी अ 1 मार्क क्वेश्चन। सो लार्ज एरिया में क्या होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मॉल एरिया में म्युनिसिपल कमेटी, दैट यू हैव डन इन 6th क्लास आल्सो। म्युनिसिपल चेयरमैन एमसी इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी। जो म्युनिसिपल चेयरमैन होता है वो म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है। एंड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेयर। क्या बोलते हैं हम, मेयर। एंड एट द वेरी लास्ट देयर आर अराउंड 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 36 लाख। ये क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो पंचायत में भी है और म्युनिसिपैलिटी में भी। ये हम पूरे इंडिया की बात करें, नॉट ओनली सिंगल स्टेट और सिंगल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दिस इज अबाउट द टुडेज चैप्टर, दैट इज अबाउट द फेडरलिज्म। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कीप वन थिंग इन योर माइंड, रीडिंग ऑफ चैप्टर इज अ कंपल्शन for especially for the 10th class, because आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। and focus on the minor points, because उसमें क्या होता है हमारे 1 marks क्वेश्चन होते हैं। so now I am sharing some of the questions with you that you have to take the screenshot and do it as an homework. Take the screenshot of that and do it as an homework. In total there are 30 number of questions that you have to do, and these are 1 marks question or 1 sentence question. Take a screenshot and thereafter you have to do it at home, so that you can also know about how much you have learned. Keep that in your mind that reading of chapter is a compulsion. If you want to attain good marks, then read the chapter properly. It will help you. There are 30 number of questions that you have to do for the practice purpose. Hope you are able to learn the chapter. Now this is about the today's topic. Now we will meet in the next chapter.